नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। प्रत्युत्तर दर्पण जो हम लोग इकोनॉमिक्स न्यूज कवर कर रहे हैं 1 ईयर का, उसका यह दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो में आप लोग को मार्च और फरवरी 2022 का न्यूज हम प्रोवाइड कर चुके हैं। इसमें आपको जनवरी 2022 और दिसंबर 2021 का न्यूज होगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं प्रथम न्यूज की तरफ। तो फर्स्ट न्यूज क्या है जनवरी से? इसमें आपको है कि देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या एग्जाम में बन सकता है, विशेष करके यह वीडियो जो है आपको बीपीएससी, संसदीय और सीडीपी के लिए बनाए जा रहे हैं। स्पेशली मतलब उनको विशेष करके फायदा होगा। वैसे कोई भी एग्जाम जिसमें 1 ईयर का करंट अफेयर पूछा जाता है, वहाँ पे आप लोग इसका वीडियो से लाभ ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली बीपीएससी और सीडीपी में के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जरूर क्या है पढ़ना, देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे होगा कौन? लखनऊ से गाजीपुर, जिसकी लंबाई कितनी होगी? 341 किलोमीटर। इसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से हम लोग जानते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक, बस इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के सुपर हरक्यूलिस विमान से ही इस एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है कि वायुसेना की सुपर हरक्यूलियस विमान ने किस एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग किया है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। वैसे संभावना कम है। सेना के सुखोई 30 और मिराज 2000 जैसे विमानों ने भी एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस अवसर पर किया। पूर्वांचल पर एक्सप्रेसवे देश का ऐसा तीसरा एक्सप्रेसवे है जिस पर लैंडिंग और टेक ऑफ भारतीय वायुसेना की विमानों ने किया है। एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों की पहली लैंडिंग 2015 में यमुना एक्सप्रेसवे पर और उसके पश्चात 2020 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हुई थी। यह तीसरा हो गया। इंपॉर्टेंट सिंपल ये है कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन है? तो आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ जाता है? लखनऊ से गाजीपुर। लंबाई कितने है? 341 किलोमीटर। बाकी कहानी के रूप में आप याद रखिए। हाँ, आगे देखिए। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद देश में सबसे लंबा एक्सप्रेस होने का रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम नहीं रहेगा, बल्कि यह 1350 किलोमीटर लंबाई वाली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है। उसके बाद में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे हो जाएगा। लेकिन अभी आपके एग्जाम के लिए आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही सबसे लंबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक गंगा एक्सप्रेस का भी निर्माण हो रहा है, जो आपको मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा। ये आप याद रख सकते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे है जो कहाँ से कहाँ जाएगा, तो मेरठ से प्रयागराज तक। ये इसमें से जो इम्पोर्टेंट था उसको बता दिए हम। नेक्स्ट आते हैं, नोएडा में देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा में जीवर में बनने वाले नोएडा एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। सिंपल, ज्यादा इसमें आपको घुसना नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं है। देश का सबसे बड़ा क्या कहते हैं हवाई अड्डा कौन सा है? तो आपको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वो नोएडा जीवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बोल सकते हैं। ठीक, चलिए, यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी होगा। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी होगा। चलिए, ज्यादा उसमें आपको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आरबीआई यानी रिजर्व रिटेल डायरेक्ट योजना। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना, इसमें क्या आपको जानना है? सिंपल हम बताते हैं क्या जानना है। देखिए यह क्या है, तो यह क्या है यहाँ पर, रिटेल डायरेक्ट योजना जो है, रिटेल डायरेक्ट योजना जो है स्कीम के तहत
अब सीधे ही ऐसी योजनाओं में निवेश कर सकेंगे तथा इस योजना के परिपक्व लाभ भी सीधे अपने बचत खाते से प्राप्त कर सकेंगे। ठीक, मतलब रिटेल आरबीआई जो है, रिटेल डायरेक्ट योजना, मतलब आरबीआई जो भी योजना लाएगी उसको सीधे जो खुदरा ग्राहक है इसका लाभ ले सकते हैं। इसका उद्घाटन आपको 12 नवंबर 2021 को किया गया। खुदरा ग्राहकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए यह दिया गया है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास है। इनके कार्यकाल में हाल ही में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। एकीकृत लेखपाल योजना बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों की समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के लिए एक साझा एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना लाया गया है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। एक क्या है एकीकृत लोकपाल योजना? देखिए, आरबीआई बैंक से जो शिकायत होगा प्लस वित्तीय संस्था जैसे सेबी ओबी से संबंधित शिकायत होगा, सबको इसी में आप आके कंप्लेन कर सकते हैं। बस पहले दोनों के लिए अलग अलग था, अब एक कर दिया गया, दूसरा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल कि गरीब कल्याण योजना जो आपको अप्रैल के आसपास चला था 2020 में, वो मार्च 2022 तक चलेगा, 2 साल तक चला। ठीक, इसमें आपको 80 करोड़ जनसंख्या को 5 किग्रा अनाज दिया जाता है निःशुल्क। ठीक, चलिए हो गया। नेक्स्ट आते हैं, किसानों के प्रबल विरोध के चलते तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। आशा करते हैं हम कि तीनों कृषि कानून के बारे में आप अच्छे से पढ़े होइएगा, पढ़ के जाइएगा भी, इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं यहाँ इम्पोर्टेंट क्या बनेंगे। यहाँ इम्पोर्टेंट ये बनेगा कि इसको कब वापस लिया गया। तो इसको वापस लिया गया था आपको 29 नवंबर को। कब लिया गया? 29 नवंबर को। ठीक, यह कौन कौन से कानून इसमें है? इसमें है आपको आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, इसके अलावा कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम। ठीक है, और तीसरा क्या है? मूल आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अधिनियम। ये 3 कानून थे, तीनों कानून को वापस ले लिया गया है। चलिए आगे आते हैं। हाँ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में आपको पूर्ण रूप से 1 दिसंबर को इसको वापस ले लिया गया। 29 को आपको संसद में पास हुए थे और 1 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया। ये डेट थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि बहुत चर्चित था, वापस लिया गया था, डेट के साथ पूछ सकता है। नेक्स्ट आपके लिए न्यूज है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। कौन सा सर्वे? तो सर्वे 5 है। कौन सा सर्वे है? तो ये आपको सर्वे 5 है, याद रखिएगा। 5 या 6 क्या है? 5 या 6 है, तो आपको ये 5 है। ठीक, तब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार देश के अधिकांश राज्यों में महिलाओं की संख्या अब पुरुषों से अधिक हो गई है। कुल प्रजनन दर जो है 2.1 से कम हो गया है। अच्छा न्यूज है। ठीक है, यह सर्वे सीमित जनसंख्या पर किया जाता है। जब हम 2021 का जनगणना रिपोर्ट आएगा तो आपको बहुत बड़ी आबादी पर किया जाएगा, पूरे भारत की आबादी पर सर्वे किया जाएगा, तो ये विश्वसनीय है। ये एक इंडिकेशन है कि महिलाओं पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। ठीक, आंसर राइटिंग में आप थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछने की संभावना भी बहुत कम है, लेकिन जनगणना से क्वेश्चन बनेगा। जो अभी रिपोर्ट आया नहीं, तो 2011 के जनगणना से क्वेश्चन बनेगा ज्यादातर करके। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आप यहाँ पे डाटा देख लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, अभी नेशनल लेवल पे लिंग अनुपात क्या है इस सर्वे के अनुसार? इस सर्वे के अनुसार जब सर्वे 5 के अनुसार पूछेगा तब 10-20 बताइएगा, नहीं तो जनरल लिंग अनुपात जो है 943 है, शायद में 940 या 43 है, उसको याद रखिएगा, वो आपके लिए जरूरी है। ठीक, ये आपको सर्वे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 10-20 है। अभी बिहार के आते हैं, देखते हैं।
तो बिहार का जो लिंगानुपात है वो सर्वे 5 के अनुसार कितना है, तो 290 बताया जा रहा है, 290 बताया जा रहा है। ठीक है, कितने हैं, 290। देखिए यहाँ पे इसके पहले भी रिपोर्ट आया था, उसमें 262 बताए गए थे, अब की बार 290 कर दिया गया है। अच्छा इंडिकेशन है। अब जनसंख्या रिपोर्ट आता है उसके बाद पता चलेगा। ठीक, चलिए, लेकिन जो प्रजनन दर है अभी भी 3% है। मतलब एक महिला औसतन 3 बच्चे को जन्म देती है। इसका कहने का मतलब ये है, जो जनसंख्या वृद्धि को बताता है। लेकिन आपको भारत लेवल पर देखिएगा तो कितना है, तो भारत लेवल पर नेशनल फैमिली सर्वे 5 के अनुसार 2.1 के नीचे है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। आपको ये हो गया। देखिए क्या कहा गया है, उल्लेखनीय कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तहत छोटे से सैंपल से ही आंकड़े एकत्र किए थे, पहले ही बता चुके हैं। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट जो है। हाँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्या है कि 2021-22 में चीनी उत्पादन 305 लाख टन रहने का चीनी उत्पादकों के संघ इस्मा का पूर्वानुमान। मतलब चीनी उत्पादन का अनुमान कौन लगाता है, तो इस्मा लगाता है। इस्मा क्या है, तो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है, मतलब मिलों का संगठन है। अब देखिए देश में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र। दूसरा स्थान पर कौन आ गया है, तो उत्तर प्रदेश आ गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, और तीसरा स्थान पर कौन है, कर्नाटक है। ठीक, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया कि चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर आपको कौन है, तो उसमें आपको महाराष्ट्र है। कौन है, महाराष्ट्र है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कौन है, उसके बाद आपको यूपी है, फिर कौन है, फिर कर्नाटक है। कर्नाटक है, कंफ्यूजन होगा। यूपी गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है, चीनी उत्पादन में कौन है, महाराष्ट्र है, लेकिन गन्ना उत्पादन में कौन है, यूपी है। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो ब्राजील आता है चीनी और गन्ना दोनों उत्पादन में प्रथम। अब भारत आता है दूसरा नंबर पे, चीनी और गन्ना दोनों के उत्पादन में। ये बात आप लोग यहाँ याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, तो आपको नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की दृष्टि से निर्धन के मामले में बिहार का पहला और झारखंड का दूसरा स्थान। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान पाया था। अब सीधे आते हैं बहुआयामी निर्धनता के बारे में कुछ जानते हैं। तो विभिन्न राज्यों में वैश्विक बहुआयामी निर्धनता की स्थिति जानने, तार्किक आर्थिक सुधारों का संचालन किया जा सके के लिए वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ठीक है, एमपीआई नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी किए गए। अब यह जो है कितने मानकों के आधार पर जारी किया जाता है, तो आपको कुल 12 सूचकांक के आधार पर इसका गणना किया जाता है। ठीक है, जिसको आपको मोटे तौर पर 3 क्षेत्र में बांट सकते हैं। एक स्वास्थ्य है, दूसरा शिक्षा है, तीसरा जीवन स्तर है। ठीक है, तीनों को आपको अगर अलग अलग बांटे तो 12 प्रकार में आ जाएगा। तीनों में आपको 4-4 विषय रहते हैं, 12 हो जाएंगे। ठीक, जैसे देखिए कौन कौन विषय यहाँ पे आपके सामने है, पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा आपको एमपीआई जो है कितने विषय के आधार पर बांटा जाता है, तो 12। ठीक है, 12 को मोटे तौर पर हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक, एमपीआई जो है, ए वाला एमपीआई कौन जारी किया है, अभी नीति आयोग जारी किया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, जिसके अनुसार बिहार में सबसे अधिक निर्धनता जो है कितना है, आपको 51.91%। 51.1%। 3 जो क्षेत्र है याद रखिएगा, कौन कौन है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, 3 आधार है। तीनों को 12 भाग में बांट के अध्ययन किया गया है। ठीक है, जिसमें प्रथम स्थान पर बिहार है। बिहार का आपको
कितना प्रतिशत गरीबी इसके अनुसार बताई गई है, तो 51.91% गरीबी इसके अनुसार बताई गई है। चलिए अब आते हैं सीधे डाटा देख लीजिए। डाटा देखिए तो प्रथम स्थान पर बिहार है गरीबी में, दूसरे स्थान पर झारखंड है, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। नीचे से सबसे मतलब अमीर राज्य देखिए, मतलब सबसे कम गरीबी कहाँ पे है, तो केरल में है, दूसरे स्थान पर गोवा है। केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो सबसे गरीब दादर एवं नगर हवेली और सबसे अमीर पुडुचेरी। तो यहाँ पे क्या याद करना है कि सबसे अधिक गरीब कौन है, तो बिहार है। कितना प्रतिशत गरीबी बिहार में है, तो आपको 51.91% है। दूसरे स्तर पर झारखंड है। इसको रफली टॉप 3 याद रखिएगा। और सबसे अगर कम गरीबी वाला राज्य देखिए तो नीचे से टॉप 3 भी याद रख सकते हैं, केरल, गोवा और सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं भारत का 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न। भारत का 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न हुआ। अब यहाँ पे इसका आयोजन कौन कराता है, तो ये बात याद रखिएगा, इसका आयोजन कराता है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन कराता है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, ये कहाँ आयोजन होता है, तो नई दिल्ली में हर साल होता है, इस बार भी हुआ नई दिल्ली में। चलिए आगे आते हैं। इस वर्ष मेले का थीम क्या रहा, तो आत्मनिर्भर भारत। क्या रहा थीम, तो आत्मनिर्भर भारत। इस वर्ष मेले का थीम क्या रहा, तो इस वर्ष मेले का थीम रहा आत्मनिर्भर भारत। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और बिहार को क्या पार्टनर स्टेट का दर्जा यानी साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया था, मस्ट भी है, ठीक है। और झारखंड तथा उत्तर प्रदेश को फोकस स्टेट का दर्जा दिया गया। उसी तरह से एतराज हो गए जिसमें पार्टनर स्टेट बिहार रहा और फोकस स्टेट झारखंड और उत्तर प्रदेश रहा। लेकिन अगर हम देश में देखें तो आपको पार्टनर कंट्री जो था वो कौन था, बांग्लादेश था। और फोकस कंट्री अफगानिस्तान और ईरान थे। जैसे फोकस स्टेट दो है, कौन कौन है, तो आपको यूपी और झारखंड है। वैसा ही देश में देखें तो फोकस कंट्री कौन कौन है, तो ईरान है और अफगानिस्तान है। और फोकस आपको सॉरी पार्टनर स्टेट कौन है, बिहार है। पार्टनर कंट्री कौन है, बांग्लादेश है। याद रखिएगा, बहुत से बांग्लादेश, बहुत से बिहार, ठीक है। क्या है, तो पार्टनर 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 कौन कौन है, तो बंगाल सॉरी बांग्लादेश और बिहार है। याद रखिएगा, इस तरह से करके याद रखिएगा। याद रखने के लिए थोड़ा सा बता दिए हैं, वैसे आप लोग हमसे बेटर याद करने का तरीका ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबको अपना अपना शैली होता है, उसके अनुसार याद कर सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए मेला लगा था, तो मेला में सबसे अच्छा वस्तु को प्रदर्शन कौन किया, उसके लिए पुरस्कार दिया गया। तो राज्यों में सर्वश्रेष्ठ पैविलियन का पुरस्कार बिहार को ही मिला है, ठीक है। और दूसरा स्थान असम का रहा, तीसरा स्थान केरल का रहा। तो प्रथम स्थान वाला आप लोग याद रखिएगा। हाँ, थीम जरूर याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, फोकस स्टेट, फोकस कंट्री, पार्टनर स्टेट, पार्टनर कंट्री, और आपको सर्वश्रेष्ठ पवेलियन बिहार। इतना चीज याद रखिएगा। कहाँ हुआ, दिल्ली में। कौन कराया, तो आपको इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया गया। इतना बात याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बनेगा। हाँ, अगले वर्ष जो मेला होगा उसका थीम क्या रहेगा, मतलब 2022 में जो मेला होगा उसका थीम क्या रहेगा, तो उसका थीम आपको रहेगा कि वोकल फॉर लोकल, लोकल टू गो ग्लोबल। मतलब लोकल फॉर वोकल और लोकल टू ग्लोबल, ये आपको अगला वर्ष का थीम रहेगा। याद रखिएगा। 2020-21 में रिकॉर्ड बागवानी उत्पादन कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान है। अब देखिए यहाँ पे कितना बागवानी उत्पादन रहा था, 331 मिलियन टन लगभग में। याद रखिएगा 331 मिलियन टन लगभग में बागवानी उत्पादन रहा, जो अनाज उत्पादन से ज्यादा है। अनाज उत्पादन लगभग में 320 मिलियन टन है नई रिपोर्ट के अनुसार, ठीक। जो बागवानी उत्पादन से कम है, मतलब बागवानी उत्पादन अनाज उत्पादन से ज्यादा होता है। बागवानी में क्या आता है, फल वल आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए कौन कौन चीज आता है, फल सब्जी उब्जी है इसमें, कोई उसको आपको नहीं पढ़ना है, नहीं याद करना है, उससे कोई मतलब आपको नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, तो इस सब से कोई मतलब नहीं है।
2021-22 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में वृद्धि 8.4%, सीएसओ के अंतिम अनुमान। इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, सीएसओ जीडीपी में वृद्धि का अनुमान कौन लगाता है? तो सीएसओ लगाता है। कौन लगाता है? सीएसओ लगाता है। सिंपल, इतना याद रखिएगा, बाकी सभी सब छोड़िए, इससे कोई आपको मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या है, ये आपको आर्थिक न्यूज नहीं है। ठीक, अब ये हो गया जनवरी 2022 का जो आर्थिक न्यूज था उसको बता दिए। अब आते हैं हम लोग दिसंबर का, देखते हैं आर्थिक न्यूज। चलिए, दिसंबर के आर्थिक न्यूज क्या है? तो सबसे पहला न्यूज है आप लोग के लिए, वो है कि 2020-21 की चौथी मौद्रिक नीति में भी रेपो दर और बैंक दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित। कोई इसका आवश्यकता नहीं है। 2 माह पर यह आपको रिपोर्ट आता है, याद रखिएगा। जो आपको बैंकिंग दर है कितने माह पे आता है? तो 2 माह पे इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, कौन जारी करता है? तो इसका रिपोर्ट जो जारी करता है वो आपको आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, मतलब मौद्रिक नीति से संबंधित रिपोर्ट कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। यह एक समिति के द्वारा मतलब जारी किया जाता है। आरबीआई का समिति है जिसके मेंबर 6 होते हैं। 3 जो होते हैं सरकार के आदमी होते हैं, 3 बैंक के आदमी होते हैं। ठीक है, जब वोटिंग इक्वल हो जाता है, 3-3 के बराबर वोट छूटता है दर से समय, तो आपको आरबीआई के जो हेड है, गवर्नर जो है शशिकांत दास, वो अपना वोटिंग करके जिधर जाना होगा उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? मतलब मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। आरबीआई कैसे जारी करता है? तो इसके लिए एक समिति है। समिति में कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं। 3 कौन मेंबर है? सरकार के आदमी है। 3 कौन है? 3 आपको बैंक के आदमी है। ठीक है, जब मान लीजिए वोटिंग होता है 6 आदमी के बीच में, तो हो सकता है कि दर को बढ़ाया जाए, घटाया जाए, इस मुद्दा पर बहस होता होगा और वोटिंग होगा। वोटिंग अगर मेजोरिटी में आ गया तो ठीक है, अगर इक्वल छूटता है तो कौन वोटिंग करेंगे? शशिकांत दास जी वोटिंग करेंगे और जिसके पक्ष में जाना होगा उसके अनुसार चल जाएंगे। समझ में आ गया? इतना बात। ठीक है, तो मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई। और राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? सरकार जारी करती है। राजकोषीय नीति सरकार जारी करती है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, ये क्या है? 2021-22 की पहली छमाही में वस्तुगत निर्यातों में 57.53% और आयातों में 81.67% की वृद्धि। कोई मतलब नहीं है। हम आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे या वार्षिक रिपोर्ट देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे, नहीं बनते हैं, ना के बराबर बनते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो है आयात निर्यात व्यापार शेष, ये सब अपना टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स में जाकर खोज के देख लीजिएगा। समझ में आते हैं तो अच्छे हैं, नहीं आते हैं तो इकोनॉमिक्स में देख लीजिएगा, क्योंकि करंट में बताने वाला चीज जो है नहीं। नेक्स्ट है क्या है? तो 21-22 के पहले 4 महीनों में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 62% की वृद्धि। इसका भी कोई जरूरत नहीं है, इसका भी आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट हम लोग देखा जाएगा, वार्षिक रिपोर्ट ही पूछेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्या है न्यूज? मेन न्यूज आपके लिए क्या है? वो है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल से आपको हम लोग देखेंगे दूसरे जगह पर। यहाँ पे बहुत संक्षेप में दिया है जिसका आवश्यकता आपको नहीं है। भारत की देखिए क्या है, भारत की आधारिक संरचना परियोजना के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के कार्यान्वयन में अनेक कमियां दिखती है। रेलवे, सड़क और दूरसंचार आदि अपने अपने क्षेत्र के लिए योजना बनाते हैं, तो अन्य विभागों को पता भी नहीं होता है कि कौन विभाग कौन सी योजनाओं को कहां से शुरू करने जा रहा है। प्राय राज्यों को भी इनकी जानकारी नहीं होती है। इससे इन परियोजनाओं को पूरा करने के मार्ग में अनेक कठिनाई उत्पन्न होती है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना मास्टर प्लान से विभिन्न विभागों में तालमेल हो सकेगा। मतलब प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में विभाग के बीच में क्या करेगा? तालमेल बैठाने का काम करेगा और संसाधनों का उचित दोहन कर आपको विकास कार्य के लिए
जो मतलब स्टेप उठाना होगा वो स्टेप उठाया जाएगा। सिंपल इतना ही चीज है इसमें, दूसरा कुछ है नहीं इसमें। 6 स्तंभ पर इसको बनाया गया है, जिसमें जो 6 स्तंभ इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाँ, एयर इंडिया की बिक्री हेतु टाटा समूह की बोली सरकार ने स्वीकार की। दिसंबर 2021 तक समस्त औपचारिकताएं पूरी होने की संभावना है। मतलब अब एयर इंडिया किसके हाथ में चला गया? टाटा के हाथ में। आपको मार्च या आप जनवरी के पीडी में हम आप लोग को बता दिए इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे उसको छोड़ देते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? दीपम है। दीपम का फुल फॉर्म क्या होता है? द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, याद रखिएगा फुल फॉर्म। ठीक है, क्या है? द दीपम, फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये आपको वित्त विभाग के अधीन अंतर्गत जो 6 विभाग आते हैं उसी में से एक है ये भी। 6 का नाम याद रखिएगा। इस बार एक जुटा हुआ है, पहले 5 था, इस साल 6 कर दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज आपके लिए होगा वो क्या है? तो नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है, पावर फाइनेंस कारपोरेशन को महारत्न की दर्जा। पावर फाइनेंस कारपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया गया है। ये आपके लिए मोस्ट बीबीआई है। अब कुल महारत्न कंपनी कितनी हो गए? तो कुल हो गया अब आपको 11। कितने हो गया? 11। अब थोड़ा महारत्न के बारे में हम लोग देख लेते हैं। याद रखना होगा, यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्वेश्चन क्या होगा? बनेगा, क्वेश्चन आपका बनेगा। कुल महारत्न कितने हैं? 11। ठीक, महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होना चाहिए? तो सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए, या औसत औसत नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 15,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, या शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपनी की समुचित पहुंच होनी चाहिए। मतलब 3 तो मेन है, बाकी 3 आपको लोग देख लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले से महारत्न कंपनी जिसको दिया जाना है उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। ये आपको जितने भी हैं 11 के 11 नाम याद रखना है तो रखना है। ठीक है, जिसमें सेल, भारतीय तेल निगम, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल। ठीक है, और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आपको सेल गेल भेल 3 गो तो है ही, बाकी सब आप देख देख के जैसे याद करना है करना होगा आपको। वीवी आई है, क्या है? वीवी आई है, इसको छोड़ के नहीं चल सकते हैं। चलिए उसके बाद आप आइए, ये जो नवरत्न का दर्जा दिया गया है, 11 महारत्न है और नवरत्न कितने हैं? 13 है। नवरत्न कितने कंपनी है? 13 कंपनी है। ठीक है, महारत्न 11 याद होना चाहिए, और प्लस 13 जो नवरत्न है ये भी आपको अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको छूटने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा बनेगा। याद करना है तो यहाँ पे मेहनत पहले महारत्न क्या याद रहना चाहिए? महारत्न याद रहना चाहिए ही चाहिए। उसके बाद नवरत्न कितने हैं? 13 है, मन करते याद कर लीजिए। थोड़ा सा कम बीबीआई है, बीबीआई है लेकिन थोड़ा सा कम है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, हाँ, ये अभी जो दर्जा दिया गया है महारत्न का, इसका नाम याद रखिएगा, पावर फाइनेंस कारपोरेशन को महारत्न का दर्जा, जिसको हम हाईलाइट करना ही भूल गए हैं। चलिए आगे आते हैं। एशिया विकास बैंक ने भारत में जीडीपी 21-22 वृद्धि का पूर्वानुमान 11% से घटाकर 10% किया। उन लोग का काम है घटाना बढ़ाना, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, यह सब वृद्धि घटेगा बढ़ेगा किस रिपोर्ट के तहत जारी किया जाता है? एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट के तहत एशियाई विकास बैंक बताता है। वहीं आपको वर्ल्ड डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है आईएमएफ, वो अपना बताएगा उसमें। ठीक है, ये बात, दोनों रिपोर्ट, वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जारी कौन करता है? आईएमएफ,
और एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो आपको एशिया विकास बैंक। बस इससे ज्यादा कुछ इसमें याद आपको करना नहीं है। भारत में 2021-22 में वृद्धि 8.3% का वैश्विक बैंक का अनुमान, ठीक है। अभी विश्व बैंक का अनुमान लगाया, ठीक है। तो इस ये भी कोई ना कोई रिपोर्ट के जरिए लगाया होगा। देखिए रिपोर्ट उसका क्या है, वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट होता है। वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो विश्व बैंक जारी करता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे हम आते हैं। 21 में वैश्विक वृद्धि 5.9% और भारत की वृद्धि 9.5% रहने का IMF का अनुमान बता दी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के जरिए यह अनुमान लगाया जाएगा। बाकी सब कुछ नहीं पढ़ना है, निकल जाइए यहाँ से, ठीक है। हाँ, यहाँ से ए इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो 101वां है। कौन सा स्थान है, 101वां। थोड़ा सा इसको डिटेल से हम देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आइए, भूख की स्थिति के आकलन के लिए तैयार किए जाने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान 0 से 100 के बीच होता है, ठीक है। इसको कितने कैटेगरी में बांटते हैं, तो इसको 5 कैटेगरी में बांटते हैं। लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग और एक्सट्रीम अलार्मिंग कंडीशन होंगे भूख की, ठीक है। अब देखिए, एकमात्र जो देश है वो सोमालिया है, जिसको एक्सट्रीमली अलार्मिंग मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक देशों के सूची में रखा गया है, जिसका इंडेक्स का मान कितना होगा, 50 से अधिक होगा। मतलब बहुत ही खतरा ज्यादा हुआ है वहां पे भूख का, ठीक है। भारत का जो स्थान है वो कितना है, तो भारत का स्थान 101वां है। भारत को कितने सूचकांक मिले हैं, तो भारत को कुल सूचकांक यहाँ पे मिला है 27.5%। कितना मिला है, 27.5%, जिसको किस श्रेणी में रखा गया, तो सीरियस की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। सीरियस की श्रेणी में रखा गया है। इसके पहले भारत का स्थान कौन था, तो इसके पहले भारत का स्थान 94वां था। कौन सा स्थान था, तो 94वां। चलिए आगे आते हैं हम। हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। वेल्थ हंगर हंगरी हंगरी लाइफ करके ऐसा ही कुछ है, हमको याद रखने से मतलब है, प्रोनाउंसिएशन करने से मतलब नहीं है। कंसर्न वर्ल्ड लाइफ, ये दोनों आदमी मिलके इस रिपोर्ट को जारी करता है 2017 से। उसके पहले इफ्री के द्वारा इसको जारी किया जाता था, लेकिन अब ये दोनों मिलके जारी करता है, ठीक है। वर्ल्ड हंगर लाइफ जो है जर्मनी की संस्था है और कंसर्न वर्ल्ड लाइफ जो है आयरलैंड की संस्था है, ठीक है। चलिए चलिए ये जो है यहाँ पे रिपोर्ट का आधार होता है वर्ल्ड न्यूट्रिशन, सॉरी अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी शामिल है, ठीक है। तो इस चारों का मतलब क्या होता है, पीडी में खोज के पढ़ लीजिएगा, ये जरूरी है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। चलिए तो यहाँ आपको बता दिए क्या क्या याद रखना है। भारत का रैंक कितना है, तो भारत का इसमें रैंक कितना है, तो आपको 101 है। इसके पहले 94 थे, ठीक है। और आपको भारत का मान कितना है, तो 27.5 है। सीरियस कंडीशन में भारत को रखा गया है, ठीक। सीरियस में रखा गया भारत को। जारी कौन करता है, तो जारी वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वाइल्ड लाइफ रखा जाता है। एक मात्र देश है जिसको एक्सट्रीमली अलार्मिंग में रखा गया है, उसका नाम आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इतना चीज आप लोग इस रिपोर्ट से याद कर सकते हैं, बाकी सबकी आवश्यकता नहीं है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये चारों चीज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत अमेरिका आर्थिक एवं वित्तीय साझेदारी की 8वीं बैठक वाशिंगटन में, ये आप याद रखिएगा। यूएस इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप का बैठक कहाँ हुआ है हाल ही में, तो वाशिंगटन में संपन्न हुआ है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत की 2015 से 20 की विदेश व्यापार नीति जो थी 5 साल के लिए आया था, उसको 6 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। वहां पे आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, वस्त्र और परिधान क्षेत्र के विकास हेतु पीएम मित्र योजना लाया गया है,
ठीक है। तो पीएम मित्र योजना जो है क्यों आया है पीएम मित्र योजना? तो वस्त्र और परिधान के विकास के लिए लाया गया है। ठीक है, जिसमें 7 मित्र के गठन करने की बात की गई है। ठीक है, चलिए पीएम मित्र परियोजना योजना प्रधानमंत्री के 5F विजन पर आधारित है। और 5F क्या है? तो फॉर्मूला 5F फॉर्मूला क्या है में उन्होंने क्या बताया? फ्रॉम टू फाइबर, फ्रॉम टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, ये बात बताया गया है। मतलब फॉर्मूला, ठीक है, उसके बाद आपको फाइबर, उसके बाद आपको फैक्ट्री, उसके बाद फैशन और आपको फॉरेन, इतना 5F है। ठीक, ये किसके लिए है? तो आपको वस्त्र उद्योग के लिए। वस्त्र उद्योग के लिए कौन सा योजना है? तो पीएम मित्र योजना है। बस इससे ज्यादा यहाँ क्वेश्चन नहीं रखे। हाँ, पीएम मित्र को इतने लाए गए हैं तो 7 लाए गए हैं। कितने? 7। बस हो गया, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। ठीक, चलिए। हाँ, इस प्रकार से आपका दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 का आर्थिक न्यूज का करंट अफेयर खत्म होगा। इसके बाद वाला वीडियो में हम आपको नवंबर 2021 और अक्टूबर 2021 का वीडियो मतलब लाएंगे। वीडियो छोटा रखते हैं ताकि आप लोग समझ बेहतर हो। इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आप लोग क्या कीजिए कि पहले पीडीएफ जो दिए हैं टेलीग्राम में, उसको आप लोग क्या कीजिए कि प्रिंट आउट निकाल लीजिए, सामने उस प्रिंट आउट को रखिए और जो वीवीआई जो हाईलाइट कराते चल रहे हैं उसको हाईलाइट करते चलिए, याद करते चलिए मेरे साथ। आप लोग लगभग में 2 गुना या 1.5 गुना करके वीडियो देखिएगा। 25 मिनट 20 मिनट में पूरा 2 महीने का आर्थिक न्यूज आपको याद रहेगा। याद ऐसा रहेगा कि आप लोग एग्जाम में इजिली क्वेश्चन कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।